नमस्कार। आज के द टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत। आज के द टॉक टाइम में हमारे मेहमान हैं भोपाल के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के द टॉक टाइम में। जी धन्यवाद ब्रजेश जी। पंकज जी, आप यहाँ पे लंबे समय से पुलिसिंग में हैं। आप 2010 के आईपीएस ऑफिसर भी हैं और आपने स्टेट पुलिस से शुरुआत की थी अपनी। आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, तो मगर आपको जो हमने देखा तो आप इंजीनियरिंग सर्विस से जी जी आपने पहले इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के बाद फिर पुलिस में आए। जी 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 तो कैसे, माने क्या पहले ही सोच रखा था पुलिस में आना है या कुछ और? नहीं, ऐसा कोई विचार शुरू से तो नहीं था। और इंजीनियरिंग किया मैंने, बीई किया, फिर उसके बाद एमटेक भी किया। और एमटेक करने के बाद मैंने करीब 1.5 साल प्राइवेट तो नहीं, पब्लिक सेक्टर में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ में जॉब भी किया। और उसी दौरान जब जॉब कर रहा था मैं और अपने आसपास लोगों को इस तरह के सिविल सेवा की ओर आकर्षित होते हुए देखा, तो तब विचार आया। और फिर तैयारी करने के बाद फिर यहाँ पर स्टेट पुलिस सर्विस में मैंने ज्वाइन किया 95 में। तो उस समय आपके सब्जेक्ट्स वगैरह क्या थे? तब तो बड़ा मुश्किल होता होगा एमपीपीएससी क्वालिफाई करना भी। जी, एक्चुअली उस समय जो पैटर्न था, उस समय 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे और इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर होते थे, बाकी इंटरव्यू होता था। तो जो 2 ऑप्शनल मेरे थे वो मैंने, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया था, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था। और सेकंड मेरा, चूँकि मैथ्स शुरू से स्ट्रॉन्ग रहा है, तो प्रिलिमिनरी में और मेंस में सेकंड सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स था। आपने आईआईटी से एमटेक भी किया हुआ है, जी जी। तो वो किस सब्जेक्ट में था? एमटेक मेरा कम्युनिकेशन में था। अच्छा। और वो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद चूँकि स्पेशलाइजेशन में कम्युनिकेशन में था, तो आईआईटी कानपुर से मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कम्युनिकेशन विषय में एमटेक किया तो था। आपकी ये इंजीनियरिंग पुलिसिंग में कितना काम आती है? इंजीनियरिंग एज सच अगर अपन उस हिसाब से देखें कि पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम में कितना काम आती है, लेकिन जो इंजीनियर्स का एक माइंडसेट होता है, वो हर चीज़ को तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से देखता है, तो वो हमेशा काम आती है। चूँकि साइंस हो, साइंस के बाद फिर इंजीनियरिंग हो, तो वो आदमी को हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी नज़रिया जो होता है उसको देखने का, वो तर्क की दृष्टि से देखता है। तो वो जो माइंडसेट है वो निश्चित रूप से पुलिसिंग में भी बहुत काम आता है। और आप किसी भी प्रॉब्लम को जब आपके सामने आती है, तो उसको जब सॉल्व करने जाते हैं, तो उसको तर्क की दृष्टि से देखते हैं और हर तरह के पहलू पर विचार करके जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो सॉल्यूशन आप निकालने की कोशिश करते हैं। जी। हमने देखा कि आपने, मैंने मध्य प्रदेश के अपने कैडर में कई जगहों पे काम किया। बुरहानपुर में भी आप रहे हैं, जी जी बालाघाट में भी रहे हैं और शिवपुरी में भी रहे हैं। जी जी तो शिवपुरी वाला जो बेल्ट, उसमें जब आपने काम किया तब तो बड़ा दस्यु प्रभावित था। जी तो बिल्कुल। कुछ आपके ऐसे अनुभव हुए डकैतों से इनकाउंटर के? जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अपने नौकरी के शुरुआती दौर में शिवपुरी में पदस्थ था, वर्ष 2001 से 2004 के बीच। और ये वो समय था जब शिवपुरी ज़िले में या पूरे उस आसपास के इलाके में, दतिया, शिवपुरी, कई सारे गैंग सक्रिय थे, जिसमें मूलतः एक गड़रिया गैंग था, एक हजरत रावत का गैंग था, और भी छोटे बड़े कई गैंग, यादव गैंग भी था। उस दौर में बहुत सारा चैलेंज होता था पुलिसिंग के लिए। और जो पैटर्न होता था उस समय का, जो दस्यु गैंग के ऑपरेट करने का, वो अपहरण करने का पैटर्न रहता था। किसी व्यक्ति को पकड़ लेते थे, उसको पकड़ बोलते थे फिर, और उसके बाद उससे जो फिरौती है वो वसूल करके उसको छोड़ते थे। और लगातार वो जंगलों में या उनके जो सिंथेसाइज़र होते थे उनके पास मूव करते थे। तो एक पुलिस को प्रयास करना पड़ता था कि उनके नेटवर्क को तोड़ा जाए, उनके जो लोग उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनकी लोकेशन, इसमें मुखबिरी का बड़ा अहम रोल होता था। और इसके बाद फिर अगर सही लोकेशन मिलती है तो ऑपरेट करना, मतलब पूरा प्लानिंग के साथ इनकाउंटर करना। तो मुझे अवसर मिला, करीब 6-7 इनकाउंटर मैंने किए उस दौर में जब मैं शिवपुरी में पदस्थ था। फिर धीरे धीरे, जैसा आपको विदित है, ये दस्यु समस्या है मध्य प्रदेश से लगभग अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मगर उस दरमियान जब आप जंगलों में भटकते होंगे डाकुओं की तलाश में, तब कभी लगता होगा कि यार मैंने तो आईआईटी से एमटेक किया हुआ है और फिर ये कर रहा हूँ? नहीं, ये बात तो जब मैंने पहले दिन सागर में ट्रेनिंग के लिए कदम रखा था, तभी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब जो इंजीनियरिंग का फील्ड है वो परस्यू नहीं करना है और पुलिसिंग का जो फील्ड है। और जैसा कि मैं ग्वालियर इलाके से आता हूँ, तो वहाँ पर पुलिसिंग के बारे में लोगों को काफ़ी दूसरे इलाकों की तुलना में जानकारी रहती है, क्योंकि वो इलाका पूर्व से काफ़ी, एक तो अपराध से भी प्रभावित रहा है, और पुलिस का भी, जैसे जो दस्यु समस्या है, चूँकि बीहड़ का इलाका है ग्वालियर के आसपास का, तो वो चीज़ हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि पुलिसिंग टफ होती है, पुलिसिंग का जॉब इतना आसान नहीं होता। तो उस चीज़ के लिए तो मानसिक तौर पर तैयार होकर ही आए थे, तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम क्यों आ गए। लेकिन ये है कि वो जो चैलेंज पुलिसिंग का है, वो मतलब यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू वाली बात है। अगर इंजीनियरिंग में रहते तो ये चैलेंज नहीं मिलता, और अगर ये चैलेंज लिया है तो इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ना ही पड़ेगा।
तो पर वो आप उस इलाके में हैं, मगर उस इलाके में तो सबसे बड़ी पोस्ट पुलिस की ही मानी जाती है। जी जी। तो ऐसा क्यों है? ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, उस जगह पुलिसिंग को इतना पावरफुल क्यों समझा जाता है? नहीं, ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब ये परसेप्शन चेंज हो रहा है। उस ज़माने में जब आज से करीब लगभग 1995 में, करीब 30 साल पहले जब हम पुलिसिंग में आए थे, उस समय ज़रूर ये चीज़ काफ़ी हद तक सही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कि लोगों का दूसरे सेक्टर्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है और धीरे धीरे शहरीकरण की ओर जा रहा है, अपराध का पैटर्न बदल रहा है, तो वो चीज़ मुझे लगता है काफ़ी हद तक कम हो गई है। पूर्व में ये सही है आपकी बात कि उस एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा अपराध से प्रभावित इलाका रहा है और अपराध के अलावा बहुत सारे अवैध हथियारों का भी वहाँ दखल रहा है। तो इस तरह से जिस इलाके में बहुत ज़्यादा अपराध होंगे वहाँ पुलिस का दखल भी उतना ही रहेगा और लोगों के दिमाग में या साइक में पुलिस की उतनी एक इम्पोर्टेंस भी रहेगी, चाहे वो डर की वजह से हो, लेकिन वो एक अलग तरह का एक इमेज पुलिस का वहाँ बना हुआ था। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो स्टीरियोटाइप है धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है और वो ग्वालियर का इलाका हो या कहीं का इलाका हो, सभी जगह पुलिसिंग जो है वो पीपल ओरिएंटेड हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेही पुलिस की अब आ गई है और पुलिसिंग भी काफ़ी बदली है। आप उन कुछ ऑफिसर्स में हैं जिनको कि बस्तर के नक्सलाइट एरिया में भी काम करने का मौका मिला है, तो वहाँ किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं? बस्तर में तो नहीं, मैं बालाघाट में पदस्थ रहा हूँ। बालाघाट में। एक्चुअली जब हम लोग 2000 में छत्तीसगढ़ अलग बन गया था, ट्रेनिंग के दौरान ज़रूर बस्तर और दंतेवाड़ा तक हम लोग गए थे 15 दिन के लिए, लेकिन जो मेरी पदस्थापना रही वो बालाघाट में रही है। तो बालाघाट में 2 बार पदस्थ रहा मैं। शुरुआती पहली पोस्टिंग ही मेरी लांजी एसडीओपी के तौर पर हुई थी और उसके बाद एडिशनल एसपी बनने के बाद करीब 2.5 साल बालाघाट में पदस्थ रहा। बालाघाट में अगर मैं कंपेयर करूं, जब मेरी पहली पदस्थापना थी 97 के आसपास, तो उस समय की स्थिति और जब मैं दोबारा 2007 से 2010 के बीच में पदस्थ रहा, काफ़ी अंतर आ गया था। पुलिस का डोमिनेशन काफ़ी हो गया था और आज की स्थिति में तो मुझे लगता है कि और जो नक्सल प्रॉब्लम है बालाघाट के अंदर वो काफ़ी नियंत्रित है। और ये स्वाभाविक है कि चूँकि नक्सलाइट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, नेशनल लेवल की एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जिस तरह के मेजर्स हमको लेने पड़ते हैं वो भी उस तरह के होते हैं कि जिसमें काफ़ी एफर्ट और प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब परिस्थितियों में भी काम किया और ये सब जो भी चैलेंजेस सामने आए उनको कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हैंडल करें। वहाँ पुलिस के सामने किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ आती है, क्योंकि घने जंगल होते हैं और नक्सली और आम आदमी में या गांव के लोगों को बहुत फ़र्क होता नहीं है, तो वहाँ पुलिस कैसे एहतियात बरतती है, क्या रणनीति होती है? एक चीज़ तो ये रहती है कि चूँकि नक्सलाइट्स का जो नेटवर्क है उनके अंदर कोई वो स्थानीय स्तर पे नहीं होते हैं बहुत सारे। जैसे हो सकता है कि उस ज़माने में जब आंध्र प्रदेश का काफ़ी दखल था तो आंध्र प्रदेश से जो उनके नक्सलाइट कैडर के जो लोग थे वो भी छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में आके ऑपरेट करते थे। तो एक भाषा, मतलब जो ग्रामीण लोगों की भाषा है, उनकी स्थानीय ट्राइबल लैंग्वेज है, उसको समझने में दिक्कत होती है। उनके कुछ कस्टम्स होते हैं, तो जब तक आप उस तरह से उनके बीच में घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो आपको उनके बीच में उनकी सहानुभूति लेना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद पुलिस के अलावा दूसरी गवर्नमेंट मशीनरी है, वो जब तक उनके बीच में इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी तो फिर उनके बीच में जाना, नक्सलाइट्स के बारे में उनसे जानकारी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब भ्रमण करें। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, क्योंकि जो लैंड माइंस हैं उसका बहुत उपयोग करते हैं नक्सलाइट्स, तो हमेशा आपको पैदल चलना पड़ता है। और चूँकि उनके पास बहुत आधुनिक किस्म के हथियार भी रहते हैं नक्सलाइट्स के पास, तो आपको भी हमेशा एक बड़ी टुकड़ी में जाना होता है, पूरे प्रिपरेशन के साथ जाना होता है और इस बात के लिए हमेशा मानसिक तौर पर तैयार रहना होता है कि कभी भी कहीं भी एम्बुश लगाया जा सकता है। कठिन परिस्थितियाँ ज़रूर थीं और लेकिन पुलिस का मनोबल भी कभी कम नहीं हुआ, जहाँ तक मैंने उस अपने कार्यकाल के दौरान महसूस किया। और यही कारण है कि धीरे धीरे पुलिस ने अपना डोमिनेशन इन इलाकों में फिर से स्थापित किया है और नक्सलाइट्स का जो आतंक था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। आपने याद बताया कि बालाघाट में आपने एक बड़ा केस सॉल्व किया था जो बड़ा टिपिकल था, ट्रिपल मर्डर था। जी जी। क्या था सर वो? हाँ, वो शहर का एक प्रकरण था। उसमें मैं जब एडिशनल एसपी के तौर पे बालाघाट में पदस्थ था तो एक बड़ा सेंसेशनल केस वहाँ पर हुआ था। हमको खबर मिली कि एक घर में 3 लोगों की ब्रूटली मर्डर कर दिया गया है। हम मौके पर पहुँचे तो एक छोटा सा घर था, उसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे, लगभग वो एक 12वीं क्लास में और एक 9वीं क्लास में, इस तरह के,
और तीनों को मतलब उनके सिर पे हथौड़ा मार दिया गया था और पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था और उनके बड़ी मतलब ख़राब स्थिति में उनकी लाश थी। उसी घर में, उन्हीं के घर में बगल में किराए से एक लड़का रहता था जो 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, उन दोनों बच्चों का वो दोस्त भी था। उसने हमको पूरा दिखाया कि इस तरह से ये किवाड़ खुला हुआ था, मैंने अंदर आके देखा तो इस तरह से ये सीन था और कोई अज्ञात लोग थे जो आके इस तरह की घटना को अंजाम दे गए। हर एंगल से हम लोगों ने उस पर सोचा कि शायद लूट का मामला हो, लेकिन घर में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हल्का फुल्का जो उसके जेवरात थे वो ज़रूर गायब थे, लेकिन वो मतलब इस तरह की आर्थिक स्थिति भी नहीं थी घर में बहुत अधिक इस तरह की संपत्ति हो जिसके लिए 3 लोगों का मर्डर किया जाए। तो ये बड़ा चैलेंजिंग केस था। और इन शॉर्ट ये है कि जब वो केस ट्रेस हुआ तो वो लड़का जो कि किराए से रहता था उस घर के बगल में, उनके साथ खाना खाता था, उसी ने उन तीनों को मारा था और वो भी कुछ पैसों के लिए। उसने कहीं उधारी कर ली थी, कहीं जुआ हुआ खेल लिया और थोड़े 10-5 हज़ार रुपये उसको आवश्यकता थी, वो अपने घर से मांग नहीं सकता था। तो उसको ये समझ में आया तो उसने अपने घर में गुलाब जामुन बुलाए, उसके अंदर नींद की दवाई मिला के इन लोगों को खिला दी और जब तीनों नींद में आ गए तो हथौड़े से तीनों को मार के और वो महिला के जेवरात और कुछ नकदी जो 2-4 हज़ार रुपये थी वो लेके चला गया। और उसके बाद फिर खुद ही पुलिस के सामने सारी घटना को इस तरह से बताया कि जैसे वो पहला व्यक्ति था जिसने इस घटना को देखा। तो उसको ट्रेस किया था तो कुल मिलाकर जो उसमें एक साइकोलॉजिकल उसका पहलू ये है कि एक बिल्कुल सामान्य सा लड़का जो कि स्कूल में पढ़ रहा है और कहीं से कोई भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसका या उसके परिवार का। जी। उसकी बहन भी वहीं रहती थी, उस समय वो वहाँ नहीं थी, चली गई थी। तो इस तरह के परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति इतना जघन्य अपराध कर सकता है, वो विश्वास करना मुश्किल था। इसलिए ये केस मुझे हमेशा याद रहा और इसको ट्रेस करने के दौरान चूँकि वो एक ऐसा लड़का था जिस पर सबसे कम शक की गुंजाइश थी कि इसके द्वारा एक तो उसकी कम उम्र, फिर वो तो ऐसे मौके पे जब पुलिस तहकीकात करने जाती है तो एज ए लेमैन हमको बताइए कि आप किन चीज़ों पे खास ध्यान रखते हैं? देखिए, ये तो ऐसा होता है, घटनास्थल बहुत कुछ बोलता है, अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, कुछ ना कुछ घटनास्थल बोलता है। घटनास्थल हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है, अपराधी कितना ही चालाक हो कुछ ना कुछ तो क्लू छोड़ के जाता ही है। जैसे इस केस में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि जो हिस्सा था जिसके अंदर वो लड़का रहता था वहाँ एक तो ब्लड के स्पॉट हमको दिख गए थे, क्योंकि इतना सारा ब्लड जब फैला तो उसके कपड़ों पे भी लगा था। तो उसने जाके अपने पोर्शन में जाके ब्लड को साफ़ किया तो जो नॉब था, हैंडल था दरवाजे का, वहाँ कुछ ब्लड स्पॉट नज़र आ गए थे। तो उसको हमने कंफर्म किया FSL से, तो समझ में आया कि ये फ्रेश ब्लड ही है। तो इस तरह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे क्लू भी फिर मिले तो उससे फिर वो मामला ट्रेस हुआ। आपने कहा कि अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं, अब आप शहर में भी आ गए हैं, भोपाल में लंबे समय से हैं, तो शहरों में कैसे अपराध करने के तरीके बदले हैं? कौन से नए चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने? देखिए, आज की परिस्थिति में साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। और जो साइबर क्राइम करने वाले अपराधी हैं उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और क्राइम करने का जो तरीका है वो भी लगातार बदलता जा रहा है। मतलब साइबर फ्रॉड के तरीके में जहाँ भी कोई एक फ्रॉड होता है और उसका पैटर्न जो है वो लोगों की जानकारी में आता है तो वो जो क्रिमिनल हैं वो अपना पैटर्न बदल लेते हैं। मुख्यतः जो चीज़ सामने आई है उसमें लोगों की 2 भावनाओं का वो इस्तेमाल करते हैं, एक होता है लालच और दूसरा भय। तो किसी ना किसी तरह से आपको किसी लॉटरी का लालच दिखाकर, किसी तरह से किसी सस्ती चीज़ का लालच दिखाकर वो आपको लालच में डाल के फ्रॉड करते हैं। और दूसरा होता है, जैसे आजकल ये मामले बहुत आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के, जिसमें कि वो कोई ऐसा कॉल करके आपको भयभीत कर देते हैं जिससे कि आप विचार शून्य हो जाते हैं, किसी तरह से कंफर्म नहीं करते, पुलिस की भी हेल्प नहीं ले पाते और आपका पैसा वो हड़प लेते हैं। तो ये जो चैलेंज है साइबर क्राइम का, ये आने वाले समय में भी काफ़ी अपना महत्व रखेगा और पुलिस भी धीरे धीरे इस चैलेंज से निपटने के लिए अपने तौर पर तैयारी कर रही है। लेकिन इसमें एक सबसे मुख्य पहलू ये है कि लोगों को इस तरह के मतलब किस तरह से साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है उसके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो कि आज हर व्यक्ति के हाथ में है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, उसके बिना हम चल भी नहीं सकते। लेकिन टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कुछ सावधानियां कैसे रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि साइबर फ्रॉड के बारे में हम लोग सावधान रहें और कहीं भी ज़रा भी शक होने पर जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से कंफर्म कर लें, वेरीफाई कर लें, बिना भयभीत हुए या बिना किसी लालच में आए। ये भी सुना है कि जो कुछ स्टोरी हम लोगों ने भी कवर की है टीकमगढ़ के आसपास की, छोटे छोटे गांव होते हैं, गांव के सारे लोग इसी धंधे में लगे होते हैं। तो क्या उन गांव में जाके उनको नहीं रोका जा सकता है यदि कुछ पता लगे तो?
वहाँ क्या Actually, दिक्कत होती है? साइबर क्राइम के पैटर्न में ये होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठकर केरला में फ्रॉड का? या कोई व्यक्ति झारखंड में या वेस्ट बंगाल में या इवन नेपाल में बैठ के या इवन दुबई में बैठ के साइबर क्राइम को अंजाम दे सकता है। जी। तो इसलिए उसमें और बेसिकली मतलब क्राइम करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कोई हथियार की ज़रूरत नहीं होती, कोई इंस्ट्रूमेंट्स की वो नहीं होती है। वो इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के पास हमेशा उपलब्ध हैं। मतलब किसी को मोबाइल के साथ पकड़ना कोई मतलब प्रूफ नहीं है जब तक कि आप ये इस्टेब्लिश ना करें कि इस मोबाइल से किस प्रकार का अपराध हुआ है, तो वो दिक्कत रहती है। और एक बार क्या होता है कि जो इनका पैटर्न है उसमें जो मनी ट्रांसफ़र होती है वो तुरंत वो वहाँ से सेल फोन ऑफ हो जाती है, निकल जाती है। तो उसको बैक फिर ट्रैक करना और रिकवर करना वो सबसे दुरूह काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसमें कई बार हम लोग पहुँचते भी हैं, लेकिन वो पैसे की रिकवरी सबसे मुश्किल काम होता है। और जो विक्टिम है उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है मतलब रिपोर्ट करने का, वो यही होता है कि उसका पैसा उसको वापस मिले। तो ये एक समस्या इसमें आती है। तो इसलिए ये बात सही है कि एमपी में तो नहीं, कई जगह जैसे पहले हम लोग जमतारा का सुनते थे या और अब नए कुछ इलाके ऐसे आए हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं। लेकिन वो दिक्कत यही है कि उनके हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि क्राइम को एस्टेब्लिश कर सकें। यदि कोई अवैध हथियार लेके घूमता है तो हम वहीं उसको पकड़ सकते हैं कि हथियार लेके घूम रहा है तो कोई क्राइम करने वाला है। लेकिन कोई एक मोबाइल या लैपटॉप लेके घूम रहा है तो उससे ये स्थापित नहीं हो जाता कि ये क्राइम करने के लिए जैसे घूम रहा है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट की बात की थी, जी जी, तो इसमें बहुत सारे मामले आते हैं और ये समझ में भी आया कि इसमें जो पैसे हैं चाइनीज़ और ताइवान की कंपनियां होती हैं उनके खातों में चले जाते हैं। जी जी। तो शहरों में जो मामले आते हैं इनसे कैसे आप लोग अवेयर करवा रहे हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम इतना सावधान रहें कि इस तरह का फ्रॉड का शिकार ना हो। तो एक बार शिकार होने के बाद फिर वो जैसा आपने कहा कि वो इतना नेटवर्क उनका इतना व्यापक है और इस तरह से इसमें जो जैसे सोशल मीडिया साइट हैं या फेसबुक वगैरह है, तो इसके सारे सर्वर जो हैं वो बाहर हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग इन पर अपना मतलब पुलिस का नियंत्रण भी नहीं रहता। यहाँ से हम अपना मेल भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो टाइम लगता है उसके अंदर। ये टेलीकॉम कंपनियां कितनी मदद कर पाती हैं आपकी? क्योंकि जो फ्रॉड होता है वो 2-3 चीज़ें मिलके होता है, टेलीकॉम कंपनियां, बैंकिंग और फिर पुलिस, जी और फिर विक्टिम, ये 4 लोगों का होता है। जी जी। नहीं, इसमें टेलीकॉम कंपनियां निश्चित रूप से मदद करती हैं और बैंक भी मदद करते हैं यहाँ तक हम लोग मतलब। लेकिन वो होता यही है कि पुलिस के पास मैटर तब आता है जब उसमें पैसा चला क्राइम हो जाता है, पैसा चला जाता है, क्राइम हो जाता है। वही मैंने निवेदन किया कि यदि हम पहले उसको वेरीफाई करने के लिए कहीं से हमको शक हो तो उस समय अगर शुरू में पुलिस के पास चले जाएं तो उस मतलब फ्रॉड से बचा जा सकता है। एक बार फ्रॉड होने के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और फिर यह है कि उसमें गुंजाइश जो है सफलता की, पैसा रिकवर करने की, वो काफ़ी कम हो जाती है। पर आपने अच्छी बात बताई कि जितने फ्रॉड करने वाले लोग हैं मानव स्वभाव की 2 चीज़ों का उपयोग करते हैं, लालच और भय। जी, या तो लालच दिखाते हैं या भय दिखाते जी हैं। जी जी तो यदि इन चीज़ को लेकर हम लोग अलर्ट रहें तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। जी जी। सर ऐसे मैं जानता हूँ कि पुलिसिंग में आपको पढ़ने लिखने का वक्त नहीं मिलता होगा, मगर फिर भी आपको पढ़ने का शौक़ है, तो जी जी। किन लोगों को आप पढ़ते हैं या कौन सी चीज़ पढ़ना पसंद करते हैं? हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने का मेरा मतलब हैबिट रहती है कि कुछ भी अच्छी चीज़ मिले तो उसको पढ़ लिया जाए। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ऐसे हिस्ट्री के बारे में मेरी हमेशा एक क्यूरोसिटी रहती है। हिस्ट्री के बारे में कोई अच्छी बुक मिले तो उसको मैं पढ़ लेता हूँ। महान लोगों की जैसे जीवनियाँ हैं, गांधी जी की है, तो वो सब चीज़ें। इसके अलावा कुछ साहित्यिक जो भी अच्छी किताबें हैं तो उनको भी पढ़ने का शौक़ है। तो जितना समय मिलता है और कोई अच्छी किताब सामने आती है तो उसको कोशिश करता हूँ कि पढ़ लूँ। इसके अलावा कोई और शौक़ है आपके साथ? मेरे को खेलने का शौक़ है। मैं क्रिकेट पहले खेला करता था, लेकिन अब काफ़ी सालों से बैडमिंटन खेल रहा हूँ और साइकिलिंग भी करता हूँ। तो बैडमिंटन लगभग मैं रोज़ प्रयास करता हूँ कि रोज़ खेल लूँ। रोज़ नहीं खेल पाता समय की कमी की वजह से, तो भी हफ्ते में 3-4 दिन बैडमिंटन। आप पिछले कुछ समय से भोपाल में हैं, पूरे प्रदेश में सब जगह काम करने वाले। भोपाल में पुलिसिंग किस तरीके की होती है? भोपाल में पुलिसिंग के लिए क्या चैलेंज है? कि मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की तुलना में भोपाल में एक तो जो मेन अंतर है वो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ ज़्यादा बनती हैं। उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि भोपाल प्रदेश की राजधानी है। तो किसी भी संगठन की, किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या होती है तो वो भोपाल की ओर रुख करता है अपने जो उसका इशू है उसको हाईलाइट करने के लिए। तो इस तरह से पूरे प्रदेश के जो भी बड़े प्रदर्शन हैं और इंडिविजुअली भी किसी को कहीं कोई समस्या है तो वो यहाँ भोपाल में आके अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर संबंधी समस्याएं हैं वो भोपाल में दूसरे ज़िलों की तुलना में अधिक हैं। और इसके लिए फिर यहाँ की जो पुलिस है वो भी काफ़ी ट्रेंड है और बहुत सक्षमता से इन चीज़ों को हैंडल करती है।
विधानसभा सत्र जैसे होता है उस समय भी लोग कोशिश करते हैं कि अपने जो उनका मुद्दा है उसको हाईलाइट करने के लिए भोपाल में आके कोई ना कोई इशू बनाया जाए। तो मीडिया का भी कवरेज बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि भोपाल राजधानी है, मीडिया का भी बड़ा केंद्र है। तो ये एक नया ट्रेंड है। इसके अलावा जो क्राइम की दृष्टि से देखा जाए तो भोपाल में बहुत ऐसा मतलब हीनियस क्राइम या कोई जैसे संगठित अपराध कहते हैं उसका बहुत बड़ा पैटर्न नहीं है। जितने छोटे मोटे अपराध होते हैं या कभी गंभीर अपराध भी होते हैं तो पुलिस सक्षमता से उनको रिकवर कर लेती है, उनको ट्रेस कर लेती है। तो वो लगभग बाकी दूसरे ज़िलों में जिस तरह के अपराध हैं वैसे ही हैं, लेकिन यही एक मुख्य चीज़ है जो कि भोपाल को दूसरे ज़िलों से अलग करती है, जो लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू है। बिल्कुल, मगर भोपाल में सर इतना बड़ा चूँकि कैपिटल है, सारे पॉलिटिशियंस हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ होते हैं, तो वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी कितना होता है इन सब पुलिसिंग में? नहीं, सच राजनीतिक हस्तक्षेप भोपाल होने से कोई उसका मतलब विशेष उसमें कम ज़्यादा हो जाता है, वैसी बात नहीं। और राजनीतिक हस्तक्षेप जो टर्म है मैं तो उसको ही मतलब ठीक नहीं समझता। राजनेता हैं या जो भी लोग सामाजिक उससे जुड़े हुए हैं, सरोकार से जुड़े हुए हैं, उनके सामने कोई बात आती है तो अपनी बात रखने के लिए स्वाभाविक तौर पर उनको कोई चीज़ अगर गलत लगती है या उनका कोई पहलू होता है तो वो पुलिस के सामने या जो भी संबंधित व्यक्ति है उसके सामने रखते हैं। अब उसमें कौन सी चीज़ सही है, कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप करके ये नहीं कहता कि कोई गलत काम आप करो, तो उसको स्वाभाविक सी बात है कि आप भी चूँकि एक जवाबदेह हैं पब्लिक के लिए, तो कोई गलत काम तो आप भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई चीज़ आपके संज्ञान में किसी के द्वारा लाई जा रही है जिसका कोई सामाजिक सरोकार है, वो राजनेता हो सकता है, किसी पद पर हो सकता है, तो उसको ठीक से सुनना, समझना और उसके अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई है वो करना, इसको हम हस्तक्षेप नहीं कह सकते। जी जी। तो सर आपने भी अपना करियर बहुत शुरुआत डीएसपी से किया है और अब डीआईजी हैं, तो पीछे पलट के देखते हैं तो कैसा लगता है, कितनी पुलिसिंग बदल गई है? पुलिसिंग तो काफ़ी बदली है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिसिंग बहुत बदली है। जो उसका मूल कारण यही है, जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से विकसित हुई है और हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल है या इंटरनेट की सुविधा है, वो चीज़ पहले नहीं होती थी। तो उस तरह अपराध के तरीके भी बदले हैं और पुलिसिंग भी बदली है। चूँकि अपराध जिस तरह से होंगे, पुलिस को भी उसी के साथ अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये तो अपराध की बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस के बाद व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आया है, जो कि स्वाभाविक भी है। और बहुत सारे इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए जाते हैं। जब हमने जॉब शुरू किया था लगभग 30 साल पहले, तो ये बड़ी आम बात थी कि पुलिस का मिसबिहेवियर, लोगों के दिमाग में ये पैटर्न भी रहता था कि पुलिस से दूर रहो, पुलिस मतलब जो है डरने वाली चीज़। हाँ, डरने वाली चीज़ है। और मतलब आम आदमी को, जो बच्चों को डराया जाता था पुलिस के नाम से कि अगर रो रहा है तो पुलिस बुला लेंगे पुलिस को तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ धीरे धीरे ये चीज़ें कम हुई हैं और पुलिस में आजकल बहुत मतलब वेल बिहेव लोग आ रहे हैं और उनकी जो ट्रेनिंग शुरुआत से होती है उसमें इस चीज़ को काफ़ी महत्व दिया जाता है कि आप पब्लिक के साथ इस तरह का रिलेशन रखें कि दोस्ताना व्यवहार रहे। क्रिमिनल के साथ ज़रूर सख्त रहें, लेकिन जो आम आदमी है या इवन जो विक्टिम है उसको आपके व्यवहार से, बात से किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा काम जो अब आप करना चाहते हैं या रिटायरमेंट के बाद करने का प्लान किया हो? अभी रिटायरमेंट का तो प्लान नहीं किया लेकिन यह है कि जितने अभी समय बचा है 6 साल का मेरा सर्विस का, उसमें जो मौका मिलेगा तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जो आने वाले नए पुलिस अधिकारी हैं वो कम से कम इस तरह का इस बात को समझें कि हम लोग जो है वो पुलिस में आए हैं तो इसलिए आए हैं कि पुलिस की जो छवि पूर्व से बनी आ रही है उसको थोड़ा सा सुधारा जाए। आज भी जो मैंने बात की थी कि पुराने ज़माने में थी, लेकिन 100% अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि एक आम आदमी के दिमाग में पुलिस की छवि बहुत दोस्त की है या बहुत बेहतर है। इस दिशा में काम करने की बहुत ज़रूरत है। कई बार होता यह है कि जो विक्टिम है उसका जो समस्या है उसका समाधान आप तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन अपने अच्छे शब्दों से, अच्छे व्यवहार से उसकी जो तकलीफ़ है उस पर कुछ मरहम तो लगा ही सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर अगर हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अधिक से अधिक काम करें तो जो पुलिस का एक नेगेटिव जो चेहरा है वो काफ़ी कुछ ठीक किया जा सकता है। चलिए सर, निश्चित ही बहुत अच्छी बात है जो आपने कही कि पुलिस को अभी बहुत पुलिस बदली तो है मगर और बहुत कुछ बदलना बाकी है, जिससे कि फिर पुलिस नहीं बल्कि जनता की दोस्त के रूप में पेश आए। जैसे दुनिया के कुछ देशों में तो होता ही ऐसे कि आदमी को कुछ नहीं मिलता तो पुलिस को बुला देते अपनी बातें सुनाने के लिए। मगर फिर भी आपने ये सोचा तो बहुत अच्छी बात है। सर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम चाहते हैं कि आपको आगे करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे पंकज श्रीवास्तव जी, भोपाल के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा द टॉक टाइम में फिर होगी मुलाकात किसी नई शख्सियत, किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।